दोस्तों नमस्कार। दोस्तों ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जीपीएस, इसके बारे में तो आपने सुना होगा। हमारे भी कंट्री ने एक नया सिस्टम बनाया जिसको बोलते हैं नैविक, वही जीपीएस को एमुलेट करता है ना। तो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम हर चीज में काम आता है, आपके फोन के अंदर में, एयरक्राफ्ट नेविगेशन में और ड्रोन नेविगेशन में, सब जगह पे जीपीएस का इस्तेमाल होता है। अब हुआ क्या है कि भारत के अंदर में एयरक्राफ्ट नेविगेशन में जो जीपीएस का इस्तेमाल हो रहा था उसमें कोई अटैक कर रहा है, जिसको बोलते हैं जीपीएस स्पूफिंग। अब ये जीपीएस स्पूफिंग पहले दिल्ली में था, उसके बाद में फिर वो मुंबई में हुआ, अब कोलकाता में भी ये जो है दिखाई देने लग गया, जिससे एयरक्राफ्ट का जो नेविगेशन पाथ जो है वो ऑल्टर हो रहा है। जो रियल लोकेशंस हैं वो ना दिखा के वो कोई और लोकेशन दिखा रहा है। अब इसके बारे में बहुत सारे पेपर्स में इसका जो है डिस्कशन हो चुका है कि एक्सप्लेन करने के लिए ये क्या फिनोमेना है, कैसे काम करता है। तो मैंने भी सोचा क्यों ना मेरे दर्शकों को इसको समझाया जाए बहुत ही सिंपल तरीके से, एनिमेशन के द्वारा। क्योंकि मैं आप आज एनिमेशन को इस्तेमाल करके ये बताऊंगा कि ये फिनोमेना काम कैसे करता है। जो दिल्ली के अंदर में एयरपोर्ट के अंदर में जो प्रॉब्लम आई थी, हम ये समझेंगे कि हाउ जीपीएस सिग्नल्स वेर स्पूफ्ड अराउंड दिल्ली एंड व्हाई जीपीएस इनहेरेंटली इज वनरेबल। मतलब जीपीएस का सिग्नल इतना ज्यादा कमजोर क्यों है, अटैक प्रोन क्यों है, और अटैकर कैसे जो है रिसीवर को फूल करता है जिससे कि वो गलत पोजीशन बताता है। तो दोस्तों सीधा हम एनिमेशन में चलते हैं। एनिमेशन से आपको काफी चीजें समझ में आएंगी। मैंने काफी सारे कोड इसमें लिखे हैं जिसको मैं एनिमेशन को समझाऊंगा एक के बाद एक। पहले तो हम समझते हैं कि जीपीएस काम कैसे करता है, पहले ये समझ लेते हैं, ठीक है ना। तो काम के लिए पहला एनिमेशन दिखा देता हूं मैं आपको, वो सबसे ज्यादा आसान होगा समझने के लिए। तो दोस्तों ऐसा काम करता है, देखिए होता क्या है कि देखिए ये बहुत एक रिसीवर है ना, और ये सैटेलाइट्स हैं। आप देख रहे हैं ये सैटेलाइट्स जो है मेरे ख्याल से 20,000 किलोमीटर के ऑर्बिट में घूमती हैं। बहुत सारे सैटेलाइट है, मैंने तो कुछ ही दिखा रखे हैं। अब ये सैटेलाइट से सिग्नल जो है रिसीवर रिसीव करता है, देख रहे हैं आप, ये रिसीवर से सिग्नल रिसीव करता है। तो जो भी रिसीवर को सैटेलाइट होराइजन में दिखेगा, मतलब हर सैटेलाइट तो दिखेगा नहीं, ये वाला नहीं दिखेगा, ये वाला नहीं दिखेगा। तो ये जो 4 सैटेलाइट नजर आ रहे हैं, तो ये कंटिन्यूसली जब घूम रहा है तो ये सैटेलाइट जो है के पोजीशंस चेंज होते रहते हैं, मतलब लॉक, अलग अलग सैटेलाइट्स को लॉक करता है। तो उसको जो है मल्टीपल सैटेलाइट्स होराइजन में दिखाई देता है। इस सैटेलाइट्स के द्वारा ये अपना लोकेशन को ट्रायंगुलेट करता है, समझाते मतलब कैसे पता कैसे करेगा कि कहाँ किस लोकेशन में है। तो ये तो एक सिंपल डायग्राम हो गया। अब हम समझते हैं कि आगे समझते हैं कि ये जो है जो लोकेशन है इसके लिए कितने सैटेलाइट्स की जरूरत पड़ती है। तो उसके लिए मैं आपको क्या करूंगा कि आपको मैं एक और जो है सिमुलेशन को और जो एनिमेशन को दिखाता हूं कि वो कैसे काम करता है। देखिए ये जो है पृथ्वी है, आपके सामने ये पृथ्वी है, दिख रहा है आपको। अब पृथ्वी के अंदर में जो एक लोकेशन है, मान लीजिए ये आपका लोकेशन है, राइट। तो एक सैटेलाइट दिखा देता हूं मैं। जैसे सैटेलाइट जो है, सैटेलाइट अब ये मान लीजिए कोई सैटेलाइट है नहीं, और आपका लोकेशन विदाउट सैटेलाइट कहीं भी हो सकता है, तो आप आकलन नहीं कर सकते कि आप कहाँ हैं। कहीं पे भी हो सकता है, तो बता रहा है कि ये सैटेलाइट के बिना तो आप कहीं पे भी हो सकते हैं। अब जैसे ही एक सैटेलाइट आ गया होराइजन में, तो क्या होगा, इसका जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस आप मेजर कर सकते हैं। क्यों, कैसे मेजर कर सकते हैं? आपको पता है सैटेलाइट का लोकेशन, क्योंकि वो सैटेलाइट का लोकेशन तो फिक्स होता है, और वेलोसिटी ऑफ लाइट पता है आपको। तो लोकेशन मालूम है, वेलोसिटी ऑफ लाइट मालूम है, तो आप ये डिस्टेंस जो है वो पता कर सकते हैं, डिस्टेंस कितना है कि नहीं। लोकेशन मालूम है, वेलोसिटी ऑफ लाइट मालूम है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस इनटू टाइम। तो आपको टाइम के जो जो टाइम इंटरवल है जहां पे, क्योंकि ये जो सारे क्लॉक्स होते हैं वो सिंक्रोनाइज होते हैं इन जनरल से। ये वाला जो क्लॉक होगा रिसीवर का इतना अच्छा सिंक्रोनाइज नहीं होगा, बाकी सारी क्लॉक सिंक्रोनाइज होते हैं। तो आपको टाइम पता है कि किस टाइम में वो सिग्नल वो हुआ, निकला, और जो है आपको वेलोसिटी पता है, इससे आप ये डिस्टेंस का आकलन कर सकते हैं। अब जैसी एक सैटेलाइट नजर आ रहा है, तो होता होगा क्या, क्योंकि ये डिस्टेंस कांस्टेंट होगा, ये जो डिस्टेंस आपको नजर आ रहा है यहाँ पे सैटेलाइट से रिसीवर तक, ये सिंस ये डिस्टेंस कांस्टेंट होगा, तो ये इस सर्कल के अंदर में कहीं पे भी वो ऑब्जेक्ट हो सकता है। ये बता नहीं सकता कि कहाँ पे है, क्योंकि ये डिस्टेंस से बताएगा कि वो कहाँ पे है। क्योंकि ये तो डिस्टेंस हर जगह पे कांस्टेंट ही होगा ना सैटेलाइट से, इस पर्टिकुलर यू कैन से, ये इसको क्या बोलेंगे, लैटिट्यूड बोलेंगे, ठीक है ना। तो एक और सैटेलाइट होराइजन में आ जाता है। अब देखिए एक और सैटेलाइट आ जाता है। जैसे ही एक और सैटेलाइट आएगा होराइजन में, तो फिर क्या होगा कि इस आर्क में सीमित हो जाएगा।
क्योंकि ये जो डिस्टेंस है जो सामने दिख रहा है आपको, ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को रेफरेंस मान के इसका लोकेशन का मूल्यांकन करेंगे आप, है ना। तो इस आर्क में सीमित हो जाएगा, आपको इस आर्क के अंदर में जो है आपको आपको मतलब यू द ऑब्जेक्ट विल बी विद इन दिस आर्क समवेयर। मतलब आप ये नहीं पता कर सकते कि यहाँ है कि यहाँ है कि यहाँ है, क्योंकि दो ही तो सैटेलाइट है। अब तीसरा सैटेलाइट जैसे आएगा वो क्या करेगा, अब देखिए इस आर्क में मूव कर रहा है तो आपको पता नहीं क्योंकि डिस्टेंस दोनों दोनों सेम है। अब तीसरा सैटेलाइट आते ही जो है ये ऑब्जेक्ट यहाँ फिक्स हो जाएगा, ट्रायंगुलेट जिसे बोलते हैं, ट्रायंगुलेशन बोलते हैं। अब ट्रायंगुलेट होने के बाद में ये तीन सैटेलाइट्स जो है ऑब्जेक्ट को फिक्स कर देगा। अब इसमें क्या है दोस्तों, प्रॉब्लम क्या होता है कि तीन सैटेलाइट, आइडियल कंडीशन में तीन सैटेलाइट की जरूरत होती है ट्रायंगुलेट करने के लिए एक ऑब्जेक्ट में, बट प्रैक्टिकली बहुत सारे सैटेलाइट्स की जरूरत पड़ती है। क्यों जरूरत पड़ती है, क्योंकि ये जो क्लॉक है, जो रिसीवर का क्लॉक है, ये मोबाइल फोन हो सकता है, इसका क्लॉक इतना एक्यूरेट नहीं होता। ये वाले सैटेलाइट में तो एटॉमिक क्लॉक्स होंगे तो एक्यूरेट होंगे, पर ये क्लॉक एक्यूरेट नहीं होता। इसके अंदर में कुछ जो है, क्लॉक के अंदर में कुछ एरर्स हो सकते हैं। अगर वो एरर को इग्नोर करेंगे तो आपको तीन सैटेलाइट में जो है जीपीएस आराम से ट्रायंगुलेट कर सकता है। तो अगर वो एरर को अगर इंक्लूड करेंगे तो आपको कम से मिनिमम 4 सैटेलाइट चाहिए, क्योंकि एक वेरिएबल और बढ़ गया है ना। क्योंकि तीन वेरिएबल आपको, क्योंकि आपको ये जो लोकेशन है एक्स वाई जेड, ये एक्स वाई जेड तीन वेरिएबल है, तो तीन इक्वेशन मिल गया आपको, इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3। तो तीन इक्वेशन, तीन वेरिएबल सॉल्व हो गया। अब एक क्लॉक का एरर और आ गया तो चार इक्वेशन चाहिए आपको, तो एक और सैटेलाइट चाहिए रहेगा। और आपको और भी सैटेलाइट चाहिए रहता है, क्योंकि ये जो डिस्टेंसेस हैं, ये डिस्टेंसेस मे नॉट गेट एक्यूरेटली कैलकुलेटेड, बिकॉज एटमोस्फेरिक लैग हो सकता है, इंटरफेरेंस हो सकता है, कुछ कुछ और चीजें हो सकती है, डॉपलर नॉइज हो सकता है। तो इसके कारण आपको जो है 4, 5, 6, 7 जितने सैटेलाइट्स आपको मिलेंगे उतना एक्यूरेट होगा ये लोकेशन। इसलिए कहा जाता है कि जितना सैटेलाइट होगा उतना लोकेशन एक्यूरेट हो जाएगा, और आप इसको एक्यूरेटली पिन पॉइंट कर सकते हैं विद इन एन एरर ऑफ मे बी 1 और 2 मीटर्स, उतना तक कर सकते हैं जितना। इसलिए कहा जाता है कि जितना ज्यादा सैटेलाइट लॉन्च करोगे उतना जीपीएस की एक्यूरेसी बढ़ जाती है। तो ये तो हो गया जीपीएस कैसे काम करता है। अब मैं आपको दिखाता हूं कि अटैक कैसे होता है। तो इसके लिए मैं दोस्तों, मैं ये वाला जो है आपका एनिमेशन रन करके दिखाता हूं। अब देखिए, ये हो गया आपका अर्थ, ठीक है ना। अर्थ के अंदर में आपका ये लोकेशन है, ये रिसीवर का लोकेशन है ना। और आपके तीन सैटेलाइट्स जो है अभी हमने देखे थे, जिस लोकेशन में तीन सैटेलाइट्स थे, और ये सैटेलाइट इस पर्टिकुलर लोकेशन को ट्रायंगुलेट करके रखे हैं। देखिए ये हो गया। तो ट्रायंगुलेट, तो आपको मालूम है कि आप यहाँ हो, क्योंकि सैटेलाइट्स के जो लोकेशन है, सैटेलाइट्स जो हैं वो एक्यूरेटली इसको ट्रायंगुलेट कर रहा है। अज्यूम करते हैं कि हमको तीन चाहिए, बाकी आइडियल कंडीशन में अज्यूम करते हैं, और इसका क्लॉक जो है हम एक्यूरेट मान के चलते हैं। अब देखिए कैसे स्नूपिंग होता है, इसको जरा ध्यान से देखिए। अब क्या होता है दोस्तों कि एक जो है ऑब्जेक्ट ग्राउंड के अंदर में, अब देखिए मैं आपको चलाता हूँ एनिमेशन। तो देखिए अब क्या हुआ, ये जो सैटेलाइट का जो लिंक है, ये जो आपको दिखेगा एक ऑब्जेक्ट आएगा, हाँ देखिए ये एक स्नूफिंग सोर्स है, मतलब एंटीना है, जो कि सिमुलेट करता है एक सैटेलाइट। जो सैटेलाइट जो है ना, जो कि ओरिजिनल सैटेलाइट है आसमान में, उसको सिमुलेट कर रहा है। इसलिए क्या हो रहा है दोस्तों, ये जो रिसीवर है इससे लिंक जो है उसका टूट जाता है। अब होता क्या है दोस्तों, ये सिमुलेट कर रहा है एज ए सैटेलाइट। अब मैं बताऊंगा कि कैसे सैटेलाइट को सिमुलेट करते हैं। अब देखिए दोस्तों, जैसे ही इसने सिमुलेट किया तो हुआ क्या कि एक वर्चुअल सैटेलाइट अपीयर हो जाएगा। ये देखिए एक वर्चुअल सैटेलाइट अपीयर हो गया इस लोकेशन में। अब ये बहुत ही ज्यादा मतलब एब्रप्ट नहीं होता, बहुत धीरे धीरे होता है। अदरवाइज क्या होता है, इस सोर्स को पता चल जाएगा कि अचानक कैसे चेंज हो गया लोकेशन, है ना। उसको पता चल जाएगा कि भाई मैं जो है मेरे पे अटैक हुआ है। तो देखिए धीरे धीरे होता है ना। आप देखिएगा, आप ये देखिए धीरे धीरे ये मूव कर रहा है, धीरे धीरे लोकेशन में। अब जैसे ये मूव कर रहा है तो ये जो ग्राउंड वाला जो लोकेशन है ये भी वर्चुअल लोकेशन मूव हो रहा है। तो ओरिजिनल लोकेशन तो यहाँ था, बट ये स्नूप के कारण ये लोकेशन जो है यहाँ चेंज हो गया। अब देख रहे हैं ना। अब दोस्तों ये कैसे जो है, ये जो ग्राउंड सोर्स है जो कि एंटीना है जो कि अटैक कर रहा है, वो कैसे ये कर सकता है। वो क्या करता है दोस्तों कि वो ये जितने भी सैटेलाइट्स हैं उसके कोड्स होते हैं जिसको बोलते हैं पीआरएन। अब ये पीआरएन जो कोड्स होते हैं, ये
जो है यूनिवर्सली अवेलेबल है, इसमें कोई सीक्रेटसी नहीं है, सबको पता होता है कि, और ये एनक्रिप्टेड नहीं होते, अनएनक्रिप्टेड होते हैं। तो ये इस सैटेलाइट का पीआरएन कोड को जो है एमुलेट करता है। पर आप बोलेंगे अच्छा पीआरएन तो एमुलेट कर दिया, पर डिस्टेंस कैसे एमुलेट करेगा? अब डिस्टेंस भी बड़े आसानी से एमुलेट कर सकता है, क्योंकि वो एक डिले डाल देता है। मतलब उतना ही डिले डालेगा जितना कि ये डिस्टेंस है, ये वाला जो डिस्टेंस है जो ओरिजिनल सैटेलाइट का, उतना डिले डाल देगा। उससे क्या होगा कि इस सोर्स को जो है ऐसा लगेगा कि ये एक वर्चुअल सैटेलाइट आसमान में है, वो धीरे धीरे घूम रहा है। तो इस कारण से जो ये लोकेशन पहले ओरिजिनली यहाँ था, अब ये मूव होके यहाँ आ गया, है ना दोस्तों? तो इस कारण से ये बड़ी आसानी से जो है ये स्नूफ कर सकते हैं, और इसमें इसी कारण से ये स्नूफिंग होती है। और ये बहुत ही इफेक्टिव अटैक होता है, बिकॉज ये पूरा का पूरा सिस्टम जो आपको मैं बता रहा हूं ये अनएनक्रिप्टेड होता है ना दोस्तों? तो इसलिए दोस्तों क्या हुआ कि इसको जरा समराइज करते हैं कि हमने क्या क्या डिस्कस किया। जीपीएस सिग्नल्स एंड बेसिक पोजिशनिंग, जीपीएस यूजेस ट्रायंगुलेशन फ्रॉम मल्टीपल सैटेलाइट, वो हमने देख लिया। नीड डिस्टेंस फ्रॉम सैटेलाइट इन नोन पोजिशन, उन सैटेलाइट का पोजिशन मालूम है सिस्टम को, तभी तो आप डिस्टेंस कैलकुलेट करने पड़ेंगे। आइडियल केस में 3 सैटेलाइट चाहिए फॉर एक्स वाई जी, बिकॉज ये 3 वेरिएबल है एक्स वाई, क्योंकि एक 3 डायमेंशनल स्पेस में आपको एक्स कोऑर्डिनेट चाहिए, वाई कोऑर्डिनेट चाहिए, जेड कोऑर्डिनेट चाहिए, तो तीन कोऑर्डिनेट, तो 3 इक्वेशन चाहिए आपको, इसलिए 3 सैटेलाइट। बट रियल रिसीवर रिक्वायर 4 सैटेलाइट ड्यू टू क्लॉक एरर। वो मैंने आपको बता दिया कि 4 क्यों चाहिए, क्योंकि एक वेरिएबल और ऐड हो गया। क्यों? वो क्या? वो रिसीवर का क्लॉक का एरर। अब वो एरर जो है क्यों होता है? क्योंकि क्लॉक जो है एटॉमिक क्लॉक नहीं होता आपके हैंडसेट में। अच्छा, वाई रिसीवर नीड्स मोर सैटेलाइट? आपको बताया था ना कि रिसीवर को और भी सैटेलाइट चाहिए। रिसीवर क्लॉक इज नॉट एटॉमिक, टाइम बायस्ड, एटमोस्फेरिक डिले हो सकता है, मल्टीपाथ एंड अनसर्टनी हो सकती है। मॉडर्न रिसीवर्स जो होता है वो 8 से 12 सैटेलाइट यूज करते हैं फॉर वेरी वेरी माइन्यूट एक्यूरेसी, मतलब बहुत ज्यादा एक्यूरेसी के लिए बहुत ज्यादा सैटेलाइट की जरूरत पड़ती है। जीपीएस सिग्नल्स आर एक्सट्रीमली वीक। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सैटेलाइट जो है 20,000 किलोमीटर के ऑर्बिट पे घूम रही है, और ये जब तक पहुंचते हैं मतलब रिसीवर तक, इसके पावर लेवल 1-138 डीबीएम तक होता है, और ये नॉइस फ्लोर से भी बहुत कम होता है। मतलब नॉइस फ्लोर टिपिकल 110 डीबीएम, -110 डीबीएम होता है। आप सोचिए -130 डीबीएम, तो आप पूछेंगे भाई ये कैसे पॉसिबल है, ये नॉइस फ्लोर से भी कम में है, तो आप डिटेक्ट कैसे करेंगे? नॉइज इसको ओवरवेलम नहीं करता क्या? तो इसके लिए क्या करते हैं, हम एक टेक्नोलॉजी यूज करते हैं जो कि सीडीएम में यूज होता था। आपको याद होगा कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, जो सीडीएम टेक्नोलॉजी थी, जो इंडिया में रिलायंस पहले लेके आई थी, बाद में ये विलुप्त हो गई। सीडीएमए का यही मेन कॉन्सेप्ट था कि नॉइज के नीचे के सिग्नल को डिटेक्ट करना, इसलिए उसकी एफिशिएंसी ज्यादा होती थी। अच्छा, हाउ जीपीएस पुल सीडीएमए सिग्नल आउट ऑफ नॉइज, ये जानना जरूरी है। सैटेलाइट ट्रांसमिट यूनिक पीआरएन कोड, मैंने आपको बताया ना, हर सैटेलाइट का एक कोड होता है जो कि सबको पता होता है। ये जो है कोई छुपी, मतलब ये छुपा का रहस्य नहीं है, सबको मालूम है कि पीआरएन कोड्स क्या है। उसमें क्या होता है दोस्तों, ये जो पीआरएन कोड्स होते हैं, हाई चिप रेट स्पेक्ट्रम होता है। अब ये आपको एक और सिमुलेशन दिखाऊंगा अभी, जस्ट इसको देखने के बाद समझ में आएगा कि ये होता क्या है। इससे प्रोसेसिंग गेन होता है, और रिसीवर कोरिलेट करता है पीआरएन फॉर इनकमिंग नॉइज, सिग्नल एड्स कोहेरेंटली टू कैंसिल आउट। अब दोस्तों चलते हैं सिमुलेशन में देखने के लिए कि सीडीएम में कैसे काम करता है। अब देखिए दोस्तों, ये जो सिमुलेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट सिमुलेशन है, आप इसको जरा ध्यान से देखिए, मैं आपको बताता हूं। अब ये मान लीजिए ये डेटा है 1 बिट का। अब ये डेटा होगा, तो ये अगर डेटा क्या स्क्वायर वेव होगा, टिपिकली क्या होता है कि ये स्क्वायर वेव होता है, इस तरह के स्क्वायर वेव होता है ना, 1 बिट ऐसे ही होता है ना। तो ये सामने दिखा रखा है। अब जो है आपको एक छोटा स्क्वायर वेव, बहुत तेजी से स्क्वायर वेव, मतलब इस तरह का हाई फ्रीक्वेंसी स्क्वायर वेव से इससे मल्टीप्लाई करना है, यही होता है पीआरएन कोड। आपको दिखाता हूं मैं। अब क्या होता है देखिए, आप देखिए ना, आपको आपके सामने आएगा स्टेप 2, मल्टीप्लाई बाय ए फास्ट चिपिंग कोड, स्मॉल -1 एंड +1, ये है आपका पीआरएन कोड। अब जैसे ही इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, आपका ये सिग्नल जो है, डेटा जो है, छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाएगा। अब देखिए, ये होता है स्प्रेडिंग कोड चिप। अब ये छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाएगा। अब ये देखिए, ये सिग्नल जो है ये स्प्रेड हो गया, इसको बोलते हैं स्प्रेड हो गया। पहले तो क्या था ये सिग्नल, पहले एक स्क्वायर वेव था, ऐसा स्क्वायर वेव था, है ना। अब ये छोटे छोटे स्क्वायर वेव्स में
रेक्टेंगुलर वेव्स में आप जो भी बोलना है बोल लीजिए, इसमें कन्वर्ट हो गया। इससे क्या हुआ, इससे क्या फर्क पड़ा? जब ये पहले बड़ा स्क्वायर वेव था, अब ये छोटे छोटे स्क्वायर वेव में क्या हुआ, अब ये फर्क पड़ा। अब ये देखिए, ये फ्रीक्वेंसी डोमेन में दिखा रहा हूं मैं। फ्रीक्वेंसी डोमेन में अगर आप छोटा एक बड़ा सा स्क्वायर वेव है, इसको अगर आप देखेंगे तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में ये नैरो नजर आएगा और ये आपका जो है एम्पलीट्यूड उसका बड़ा नजर आएगा। और अगर आप ये जो छोटे छोटे स्क्वायर वेव्स हैं इसको देखेंगे तो आपको स्प्रेड नजर आएगा। कहने का मतलब ये है कि जितना हाई फ्रीक्वेंसी होगा उतना ज्यादा बैंडविड्थ चाहिए आपको कैरी करने के लिए। जितने कम फ्रीक्वेंसी होंगी, क्योंकि बड़ा वाला स्क्वायर वेव था उसकी फ्रीक्वेंसी कम थी, तो आपको कम बैंडविड्थ चाहिए। ये इसका कॉन्सेप्ट है। इसलिए स्प्रेड, फिर सीडीएमए का मतलब होता है स्प्रेड स्पेक्ट्रम। तो आगे देखते हैं। तो आपने क्या किया, फिर आपने जो देखा कि ये चला गया, उसके बाद में इसके ऊपर नॉइज ओवरलैप हो गया, क्योंकि सिग्नल को तो आपने कन्वर्ट कर दिया छोटे छोटे चिप्स में, अब उसके ऊपर नॉइज भी साथ में चल रहा है। अब क्या है कि रिसीवर को ये वाला जो कोड है इसको डिकोड करना है, बिकॉज ये सिग्नल जो कि नॉइज के ऊपर ओवरलैप्ड है, इसको जो है आपको रिसीवर से कोरिलेशन से आपको इस सिग्नल को बाहर निकालना है नॉइज से, क्योंकि नॉइज तो रैंडम होता है बट इसमें एक सीक्वेंस है। तो आप ये कोड में सीक्वेंस है, तो बड़ी आसानी से आप रिसीवर में इसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, ये देखिए, आपने इसको एक्सट्रैक्ट कर लिया, मल्टीप्लाई कर दिया इसी कोड से, तो एक्सट्रैक्ट हो गया, है ना, रिसीव रिकवर बिट। पर नॉइज जो है वो एक्सट्रैक्ट नहीं होगा, बिकॉज वो रैंडम होता है, वो खत्म हो जाता है, जीरो हो जाता है। अब क्या होता है कि जितने ज्यादा बिट रेट होगा, जितना तेजी से आप इसको सैंपल करेंगे, उतना जो है रिसीवर का जो है गेन बढ़ जाएगा और नॉइज उतना कम हो जाएगा। इसीलिए जितना ज्यादा बैंडविड्थ होगा, जितना बिट रेट होगा, उतना ज्यादा ये एफिशिएंट होगा। पर बैंडविड्थ तो सीमित होता है, उतना ज्यादा तो बैंडविड्थ है नहीं, इसलिए आपको एक चिप रेट यूज करना पड़ता है। वो शायद मेरे ख्याल से 1.038 ऐसा कुछ होता है मेगाबिट्स पर सेकेंड। तो ये है दोस्तों, इससे ये जो डायग्राम है, भले ही आपको समझ में आए या ना है, मैं आपको बता देता हूं। ये मान लीजिए ये जो नॉइज है और ये सिग्नल है। अब देखिए, नॉइज का जो एम्पलीट्यूड है वो काफी कम है, सिग्नल जो है एलिवेटेड आता है। तो इसी तरह से जो सैटेलाइट है वो 20,000 किलोमीटर के दूर में है, सीडीएमए के द्वारा आप आसानी से नॉइज के बिलो के सिग्नल को डिटेक्ट कर सकते हैं। इसीलिए स्नूपिंग ज्यादा इजी हो जाता है, क्योंकि सिग्नल बहुत वीक होता है। और ये जो मैंने आपको बताया था पहले, वो जो डिवाइस है जो कि स्नूपर है, यहाँ पे जो आपको बता रहा था मैं, ये देखिए, ये डिवाइस ये एमुलेट करता है बहुत ही कम, मतलब कमजोर सिग्नल, जो कि इस सैटेलाइट को एमुलेट करता है ना दोस्तों। ये है छोटा छोटा, मतलब इन नटशेल समझने के लिए। तो रिसीवर एड्स पीआरएन कोड विद इनकमिंग नॉइज, सिग्नल एड्स कोहेरेंटली एंड नॉइज कैंसल्स आउट। कोड वनरेबिलिटी पब्लिक पीआरएन कोड्स। अच्छा, सिविल का जो जीपीएस सिग्नल्स हैं वो पब्लिक है, अनइनक्रिप्टेड है। एनीवन कैन जनरेट आइडेंटिकल जीपीएस सिग्नल, रिसीवर मस्ट ट्रस्ट मैचिंग पीआरएन। अब वो कोई भी जनरेट करता है, रिसीवर तो ट्रस्ट कर लेता है, उसको क्या पता कि कहां से, सैटेलाइट से आ रहा है कि कोई लोकल रोग सोर्स से आ रहा है। हाउ स्नूपिंग वर्क्स, ग्राउंड ट्रांसमीटर सेंस फेक पीआरएन विथ हायर पावर। मतलब बताया ना आपको कि वो फेक पीआरएन भेजेंगे, उसको पता होता है पीआरएन जो है, जो सारे पीआरएन की इंफॉर्मेशन पब्लिकली अवेलेबल है। रिसीवर लॉक्स इनटू द स्ट्रॉन्गर फेक सिग्नल, मैनिपुलेटेड सूडो रेंज, रॉन्ग पोजिशनिंग हो जाएगा। वन एंटीना कैन मिमिक मल्टीपल, मतलब एक एंटीना मल्टीपल सैटेलाइट्स को मिमिक करता है। व्हाट हैपेंड इन दिल्ली, यही हुआ होगा। लोकलाइज स्पूफ सिग्नल नियर द अप्रोच कॉरिडोर, इनकरेक्ट जीपीएस पोजिशन एंड फॉल्स टेरेन वार्निंग, एटीएस स्विच टू रडार एंड आईएलएस फॉर सेफ्टी, यही हुआ होगा। अब लेसन एंड पाथ फॉरवर्ड क्या होता है कि सिविल जीपीएस रिमेन्स वनरेबल टू स्पूफिंग। ये तो आप कुछ नहीं कर सकते, ये तो होगा ही होगा। इसके लिए हमको मल्टीपल सेंसर नेविगेशन बैकअप चाहिए। फ्यूचर में ऑथेंटिकेटेड जीपीएस एंड डिजिटल फ्लाईव्हील सिस्टम, एक डिजिटल फ्लाईव्हील सिस्टम है दोस्तों, उसके लिए कोई जीपीएस की जरूरत नहीं होती है। वो बहुत ही इनोवेटिव सिस्टम है, उसके बारे में मैं बाद में वीडियो बनाऊंगा। मुझे लगता है आने वाले टाइम में जीपीएस वही सिस्टम रिप्लेस करेगा, क्योंकि इसमें कोई भी देश किसी भी कंट्री का जीपीएस को हैक नहीं कर सकता। ये इंडिपेंडेंट होता है, ये फ्लाईव्हील सिस्टम है। इसके बारे में दोस्तों कभी फ्यूचर में बात करेंगे। पर आपको ये वीडियो शायद समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगेगा तो कमेंट सेक्शन में बताइए कि कोई कमी रह गई हो, कोई क्वेश्चन है, मैं उसका जवाब देने के लिए तैयार बैठा हूं। और अंत तक सुनने के लिए वीडियो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं दूसरा वीडियो दूसरे टॉपिक में जल्दी लेके आऊंगा। धन्यवाद दोस्तों।